वज़ीर-ए-आज़म मामले खुसूस से शहबाज गिल प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे हैं। बात हम हर दफा करते हैं, उसमें आपको सियासी रंग भी जारी बात नजर आता है। कुछ चीजों में आपको लगता है कि हम अपोजिशन को बहुत ज्यादा अटैक कर रहे हैं, कुछ चीजों में लगता है बस बेटा रहने दें। अब कुछ चीजों को लगता है कि आप बहुत अटैक कर रहे हैं कुछ, लेकिन आज की आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक चीज जरूर लगेगी कि एक हिस्सा में सिर्फ पाकिस्तानी बन के बात करूंगा, उसके बाद जो दूसरा हिस्सा होगा उसमें सियासत पे बात होगी और उसको हम डाइसेक्ट कर सकते हैं। और एक हिस्सा यकीन कीजिएगा कि मैं मुस्लिम लीग नून के वर्कर की आवाज बन के भी बात करूंगा। वो जो एक हिस्सा होगा मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का, वो हर पाकिस्तानी की आवाज होगा। और दूसरा हिस्सा जो है वो मैं सियासी बात करूंगा, वो हमारा अपना नजरिया है सियासी, उनका अपना नजरिया है। देखिए, आपने हालिया दिनों में मुस्लिम लीग के जो कायद हैं नवाज शरीफ साहब, उनकी आपने चंद तकरीरें सुनी। मैं पहले दिन से इस व्यू पे था, आपने मेरा ट्वीट भी देखा था कि इनको तकरीर करने की इजाजत ना दी जाए। यकीन कीजिए मुझे कोई खदशा उनसे सियासी नहीं था, सियासी तौर पे हमें उनसे कोई मसला नहीं है। मुझे खदशा उनसे था कि वो जहां बैठकर जो बात करेंगे उससे जो पाकिस्तान को जर्ब लगेगी, हमें 8 या 10 दिन या 15 दिन में ये नजर नहीं आएगा। आज से महीने बाद, 10 महीने बाद, साल बाद इंटरनेशनल मीडिया उसे कैसे इस्तेमाल करेगा, इससे हमें पता चलेगा कि आज जो उन्होंने बातें की हैं उनका नुकसान क्या हो गया है। क्या हम में से किसी को ये डाउट है, किसी को इस कमरे में बैठे हुए या पाकिस्तान के तूलो अर्ज में, यार ये दरवाजा बंद रहने दें, आप ना खोलें, पाकिस्तान के तूलो अर्ज में किसी को कोई डाउट है कि इंडिया पाकिस्तान को तोड़ना चाहता है, इंडिया पाकिस्तान की फौज पे हमला करके 5th जनरेशन वॉर के थ्रू पाकिस्तान को तोड़ना चाहता है। और जब उनको पता है कि पाकिस्तान की फौज कमजोर होगी तो पाकिस्तान कमजोर होगा। आपने ये अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर ये देख रखा है और सोशल मीडिया पे भी कि रिसेंटली चंद महीने पहले इंडिया के एक स्ट्रेटेजिक डिफेंस एक्सपर्ट ने ये कहा कि अगर पाकिस्तान को तोड़ना है तो वहां पर उनकी फौज के खिलाफ बगावत करा दो, फौज को डिस्क्रेडिट करो, पाकिस्तान टूट जाएगा। ये बात किसी हद तक दुरुस्त है कि हमारा मुल्क जिस तरह की जियो पॉलिटिकल सिचुएशन पे है, जो हमारा जोग्राफिया है, जिस तरह का हमारा अजली दुश्मन इंडिया 1947 से लेके आज के दिन तक पाकिस्तान को तोड़े बगैर उसे चैन नहीं आ रहा। 1971 में वो एक दफा हमें नुकसान पहुंचा चुका और उसका कन्फेशन ढाका के अंदर मोदी जो है वो कर चुके कि 1971 में इंडिया ने किस तरह से पाकिस्तान को 2 लक्ष्य किया। और अभी उनके डिफेंस स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट जो हैं वो ये बात कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान को तोड़ना है तो पाकिस्तान की फौज को कंट्रोवर्शियल करो। और इसमें कोई शक नहीं कि हमारी फौज की वजह से हम महफूज हैं। हमारे मुल्क के खिलाफ दिन रात साजिशें की जाती हैं, कभी वो बलूचिस्तान के अंदर इंडिया साजिशें बुनता है, कभी वो कराची के अंदर बुनता है, कभी शिया सुन्नी फसादात कराने के लिए। अभी रिसेंटली हमारी जो बहादुर और समझदार इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उन्होंने रिसेंटली एक नेटवर्क क्रैकडाउन किया है जो शिया उल्मा और सुन्नी उल्मा की हलाकत करा के मुल्क में शिया सुन्नी फसादात इंडिया बर्पा करवाना चाहता था। ये किसको शक नहीं है कि इंडिया पाकिस्तान की फौज के ऊपर अटैक करना चाहता है, सरहदों पर भी और 5th जनरेशन वॉर के थ्रू यहां भी। ये है वो सवाल जो मैं आपके साथ आज लेके चलूंगा। अब मेरा अगला सवाल है कि हमें माजी देखना है। मियां मफरूर जो नवाज शरीफ साहब हैं, जिन्हें अदालतों ने इश्तिहारी, जिन्हें अदालतों ने एक एब्सकॉन्डर डिक्लेयर कर रखा है और जिनके भाई ने, ये आपके सामने में रखता हूं, एक एफिडेविट दिया था, जिनके भाई एक एफिडेविट दे के यहां से निकले थे कि 4 हफ्ते में उनका इलाज हो जाएगा। ये वो एफिडेविट है। ये जो पंजाब स्पीड है
جن کی سپیڈ فیڈرل میں جا کے ٹھس ہو گئی, جن سے ایک تقریر بھی مناسب نہیں ہوتی, جن کی بھتیجی نے ان کی بنیادی طور پر, بہت سارے لوگ مریم صفدر صاحبہ پہ گلہ کرتے ہیں, میں نہیں کرتا, کیونکہ شہباز شریف ہمیشہ سے ہی واز اے پیتھیٹک پرسن ان اینی وے. لیکن پنجاب کے عوام کو آپ لوگ بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ڈی جی پی آر کو کیسے استعمال کیا جاتا تھا, انفارمیشن سسٹم کو کیسے استعمال کیا جاتا تھا اس کی امیج بلڈنگ کرنے کے لیے. تو وہ ایک بالکل پیتھیٹک ایڈمنسٹریٹر تھا. اور جیسے ہی فیڈرل میں گیا تو آپ کے سامنے اگر اسمبلی میں ہمارے 2 MNA شور شروع کر دیں تو ہمیں پہلے سے پتا ہے کہ شہباز شریف سے تقریر نہیں ہوتی. یہ میں آپ کو اندر کی بات بتا رہا ہوں. جس دن ان کو تقریر نہ کرنے دینی ہو, 2 بندے شور کریں, وہ تقریر نہیں کر سکتے جم کے. اور یہاں ان کا وہ آئرن مین کا ایک پورا امپریشن تھا جو وہاں جھاگ کی طرح بیٹھ گیا, اور مریم صفدر کو وقت مل گیا, انہوں نے ایک آہنی ہاتھ سے انہیں سائڈ پہ ریموو کیا. تصویریں سوشل میڈیا پہ موجود ہیں. مریم صفدر صاحبہ کے قریب ترین انفارمیشن کی 2 خواتین جب عدالت میں انہوں نے اپنی ضمانت واپس لی, یہ جو پروپیگنڈا اور جھوٹ شریف فیملی نے ہمیشہ کی طرح کیا کہ جی ان کی ضمانت حکومت نے خارج کروا دی, ان کو جیل میں دے دیا کیونکہ وہ APC میں گئے تھے. کورٹ کا فیصلہ پڑھیں, انہوں نے اپنی ضمانت کی درخواست واپس لی. یہ کورٹ کا 1 پیج کا فیصلہ, اس پہ 2 دفعہ لکھا ہوا ہے. انہوں نے ضمانت کی درخواست واپس لی, اور جس پر ان کی ضمانت کینسل ہو گئی. اب آپ سوچ رہے ہوں گے واپس کیوں لی؟ واپس اس لیے نہیں لی کہ اس کا کوئی پولیٹیکل فائدہ ہوگا, کیونکہ یہ مکار ہیں. آپ کوئی اور گراؤنڈ بنا کے لاہور ہائی کورٹ سے ہی دوبارہ ضمانت اپلائی کرنے جائیں گے, کیونکہ انہیں شاید لگتا ہے کہ سپریم کورٹ میں شاید انہیں ریلیف نہ ملے, جو انہیں شاید لگتا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ سے انہیں ملے. لیکن میرے خیال میں فیصلہ تو ہر جگہ میرٹ پر ہونا ہے, آپ جہاں سے بھی کریں. لیکن بہرحال واپس آتا ہوں میں مدعے پہ کہ آج ان کی یہ جو سازشی جماعت بن گئی ہے, جس میں ان کے بہت سارے لوگ جو ہیں جنہوں نے مال پانی چھوٹا موٹا کھایا ہے, چھوٹی موٹی چوری کی ہے, لیکن وہ ملک دشمن نہیں ہے. وہ اپنی فوج کے خلاف, اپنے اداروں کے خلاف, اپنے وہ چھوٹی موٹی ان کو فائن ہو جائے گا, کوئی 2 سال کی سزا ہو جائے گی, 4 کی ہو جائے گی. کچھ ایسے بھی ہیں جنہوں نے نہیں کھایا, لیکن وہ پاکستان مخالف بیانیاں, اپنی افواج کے خلاف بیانیاں کا حصہ وہ نہیں بننا چاہتے. ان کے لیے بڑا مسئلہ ہے کہ ہم اپنی پارٹی کو, اپنے ووٹر کو کس طریقے سے ڈیفینڈ کریں. زیادہ مسئلے میں نواز شریف صاحب نے ان کو ڈال دیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ نواز شریف ایسا کرتے کیوں ہیں. سوال یہ ہے کہ نواز شریف کا فوج سے مسئلہ ہی کیوں بنتا ہے ہمیشہ. آپ دیکھ لیجئے, پہلے 1993 میں بھی ان کا فوج سے مسئلہ بنا, اس کے بعد اس سے پہلے غلام اسحاق خان صاحب سے مسئلہ بنا, پھر فوج سے بنا, پھر 99 میں پرویز مشرف صاحب سے بنا, پھر راحیل شریف صاحب سے بنا, اب ان کو باجوہ صاحب سے بھی مسئلہ ہے. تو فوج کے ساتھ ان کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ امیر المومنین بننا چاہتے ہیں, پورا کنٹرول. اس لیے تاکہ میں کرپشن کروں اور کو پکڑ نہ سکے. بیوروکریسی کو تو فلیٹ کر لیا, اپنے بندے نیچے سے پودے لگا کے اوپر تک لے آئے. پچھلے ٹائم میں انہوں نے بہت سارا اپنا کام جوڈیشری پہ بھی کیا, وہاں پر بھی انہوں نے وکلا اور بہت سارا اپنا اثر و رسوخ بنایا. اس کے ساتھ ساتھ تمام نیب کے اکاؤنٹیبلٹی کے ادارے ہوں تو ہینڈ پک لوگ لگائے وہاں پر بھی, آج بھی ان کے لگے ہوئے لوگ ہیں وہاں پر بہت سارے. ایک ادارہ ہے جو جب یہ چوری کرتے ہیں یا ملک دشمنی کرتے ہیں تو وہ سامنے بیٹھ کے سوال پوچھتا ہے. وہ جو آپ کا ٹوبہ ٹیک سنگھ کا, چاگی کا, کاموکی کا, سائی وال کا, کئی شکارپور کا, بنو کا, کشمیر کا, کسی عام مڈل کلاس کا لڑکا ہوتا ہے جو کمیشن لیتا ہے اور پھر بیجز لگا کے اپنے کندھوں پہ جرنل بن کے سامنے بیٹھا ہوتا ہے, وہ آپ سے سوال پوچھتا ہے کہ آپ دھندا کریں, کاروبار کریں, لیکن آپ یہ پاکستان کے دشمنوں کے ساتھ کس طرح کا کاروبار کر رہے ہیں. جب یہ سوال ہوتا ہے تو پھر تکلیف ہوتی ہے فوج کے ساتھ. تو پھر آپ کا ریسکیو کہاں ہوتا ہے؟ بنیادی طور پر تو آپ یہ جو ان سے ریلیشن شپ بناتے ہیں یہ پاکستان دشمنی میں یہ شروع نہیں کرتے. میں نواز شریف کو پاکستان دشمن نہیں کہہ رہا, یہ ایک مکار بزنس مین ہے جو چند ٹکوں کے لیے ایسے راہ پہ چل پڑتا ہے
कि eventually he gets driven into it and he reached in enemy's land, और फिर ये उनका पुर्जा बन के काम करना शुरू कर देते हैं। जब फौज इनसे सवाल करती है तो जवाब देने की बजाय फौज को ये फिर देखते हैं कि बैरूनी आका हमें कैसे बचा सकते हैं। इस्टेब्लिशमेंट में चंद बैरूनी इस्टेब्लिशमेंट जो है इंटरनेशनल, वहां पर चंद नारे बड़े मशहूर हैं, विमेन राइट्स, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फाइट फॉर डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स। असल में भले आप वुमेन राइट्स की जगह पर औरतों के हामला औरतों के मुंह के अंदर गोलियां मारें, लेकिन नारा वुमेन राइट्स का लगाएं बाहर जाके। आप बेशक हर सहाफी को उठा के उनको कुट चढ़ाएं जब आपकी हुकूमत हो, वो भले नजम सेठी हो, भले और सहाफियों जो आज इनके करीब हैं, भले जियो ग्रुप हो जिसको आप बंद करें, तमाम उनके ऊपर उनके अखबारात के पेपर बंद कर दें, उनके टेलीविजन बंद कर दें, लेकिन जब आप अपोजिशन में आए तो फ्रीडम ऑफ स्पीच करें। तो ये आप आर्मी के खिलाफ ये काम करते क्यों हैं? मैं आपको चंद शाखताने दिखाता हूं जिससे आपको नजर आएगा कि ये मामला होता है। सवाल कर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेंगे, आपकी बारी है, आपकी बारी आएगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेंगे, आपकी बारी आएगी। मैं जियो को क्लोजली डील करता हूं, ना छेड़े मुझे। अच्छा, फिर आपने कहना आपने ज्यादती कर दी, अभी मुझे पूरी करनी, पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस। मैंने तो भाई को पहले कहा था कि आज आए हैं आप, मुझे एजेंडा नजर आ रहा है, लेकिन आप एजेंडे की इतनी तेजी तो ना करें, प्रेस कॉन्फ्रेंस तो कर लेने। आप भाई हैं, जिक्र मैंने और भी बड़े करने हैं, वो भी आपको बुरे लग रहे हैं, लेकिन सुन ले। ये जो जिक्र अगला करने लगा हूं ये भी आपको बुरा लगना, सुन ले। मेरे भाई सारे मौजूद लोग बैठे, सुन ले। अच्छा, आप भाई हैं, सुन ले। अच्छा जी, आपकी खिदमत में अर्ज करता हूं कि जिंदाल साहब एक बिजनेसमैन हैं जो पाकिस्तान बहुत दफा आए और आकर बगैर वीजे के प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ को मरी में जाकर मिले। हम सियासत में नॉर्मली बिजनेसमैनों को इन्वॉल्व नहीं करते। आज मैं पाकिस्तान के बिजनेसमैन को सियासत में इन्वॉल्व करना चाहता हूं। आज मैं पाकिस्तान के बिजनेसमैन से ये पूछना चाहता हूं, क्या आप में से कभी कोई इंडिया जाकर बगैर वीजे के इंडियन प्राइम मिनिस्टर से मिला है? क्या आप में से कभी कोई इंडियन प्राइम मिनिस्टर से मिल सकता है इस तरीके से कि आप उतरे और आपको सीधा उनके जो कोई भी हिल या किसी भी स्टेशन पे वो छुट्टियां मना रहे हो? क्या पाकिस्तान का एक बिजनेसमैन मुझे ये बता सकता है कि इन 73 सालों में उसको ये एक्सेस मिली इंडिया में? ये वो तस्वीर है जो हमारा मुंह चढ़ाती है। नवाज शरीफ साहब ने जब कश्मीर में हुर्रियत के लीडरों से मिलने से इनकार किया और इस टब्बर से मिला, ये कौन सा टब्बर है ये मैं आपको दिखाता हूं। अगर ये सिर्फ बिजनेसमैन हो तो आप तब भी हजम कर लें। अगर ये टब्बर सिर्फ बिजनेसमैन हो तो मैं फिर भी इस बात को डाइजेस्ट कर लूं, लेकिन ये टब्बर इंडियन एस्टेब्लिशमेंट के लिए किस तरह से काम करता है वो मैं आपको दिखाता हूं। ये है सज्जन जिंदाल का ट्वीट। जैसे ही आपके सामने पठानकोट का जो वाकया हुआ, उसने फौरी तौर पर पाकिस्तान को 2 हिस्सों में नैरेटिव वाइज तकसीम किया। उसने कहा जब पाकिस्तान और इंडिया की पॉलिटिकल लोग इकट्ठे होने की कोशिश करते हैं, पाकिस्तानी एजेंसीज मीन पाकिस्तानी फौज, पाकिस्तानी आईएसआई हमले करवा देती है ताकि इकट्ठे ना हो सकें। वही नैरेटिव जो नवाज शरीफ बार बार कहता है, वही बात जो नवाज शरीफ बार बार कहता है कि हमारी फौज हमें हुकूमत नहीं करने देती, हमें फैसले नहीं करने देती। ये वो लाइन है जो नवाज शरीफ के आका लिखते हैं, ये बोलता है। आज नवाज शरीफ ने जो तकरीर की है, आप पिछले 5 साल इंडिया के चैनल की हेडलाइंस देख लें, वो वही बातें थी पहले जो उनके न्यूज डायरेक्टर, उनके एडिटर लिखते थे और वो बोलते थे। आज वो नवाज शरीफ के मुंह से, उनके न्यूज कास्टर के मुंह से निकल रही हैं आज वो बातें, उनके रिप्रेजेंटेटिव के मुंह से निकल रही हैं। आगे चलते हैं, मैं आपको आगे दिखाता हूं। कुलभूषण यादव किसको याद नहीं है?
जनरल एहसन सलीम बाजवा क्यों दुखते हैं नवाज शरीफ को? इसलिए दुखते हैं, जनरल आसिम सलीम बाजवा, आई एम सॉरी, क्यों दुखते हैं नवाज शरीफ को? इसलिए दुखते हैं कि जब कुलभूषण पकड़ा गया था तो पूरा दिन वो अकेले एफर्ट करते रहे थे कि ये इनकी पार्टी में से कोई पीआईडी में बैठ के बोल दे कि हमने कुलभूषण पकड़ लिया है। परवेज रशीद साहब आके प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करना चाहते थे। अगर आर्मी अकेली करती तो इंटरनेशनली फिर नैरेटिव ये जाता कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल गवर्नमेंट इसको ऑन नहीं कर रही। इसलिए आपको तकलीफ है आसिम सलीम बाजवा से, और कोई वजह नहीं है। और फिर आपको भी पता है, मैं ज्यादा बातें टेलीविजन पर नहीं करूंगा, आपको भी पता है कि क्या हुआ था और किस वजह से फिर परवेज रशीद को आना पड़ा था और बोलना पड़ा था, और मुझे भी पता है। लेकिन जब आप इस तरह की मुल्क दुश्मनी करेंगे कि कुलभूषण यादव पकड़ा जाएगा और आपके मुंह से उसका नाम कहीं नहीं निकलेगा, और ये प्रेस, इंटरनेशनल प्रेस ये छापेगी कि आपके साथ जंदाल की मीटिंग कुलभूषण के ऊपर खुफिया बातें हुई हैं, तो जवाब तो कौम को देना पड़ेगा। ये स्टोरीज जब छपेंगी दुनिया में, और आपको जवाब तो देना पड़ेगा जब बरखा दत्त अपनी किताब में लिखेगी कि किस तरीके से काठमांडू नेपाल में आपने मोदी के साथ एक होटल के कमरे में अंदर वाला दरवाजा जो लिंक होता है उसके थ्रू जानबूझ के 2 कमरे 2 नामों पे बुक करवाए गए। एक में मोदी पहुंचा, दूसरे में आप पहुंचे, दरमियान वाले दरवाजे में से गुजर के आपकी मुलाकात हुई। वजह क्या थी? आप उनको ये प्रिटेंड कर रहे थे मेरी आर्मी इंडिया के साथ पीस नहीं चाहती, सैबोटाज कर देगी, मैं आर्मी से डर के अकेला आपसे मिल रहा हूं ताकि मैं पीस कायम कर सकूं इंडिया और आपके दरमियान में। आगे चलते हैं, यहां बात खत्म नहीं हुई, कुलभूषण का जिक्र चल रहा है। ये हमारी एक बेटी, जैसे आप सब पाकिस्तान के बेटे और बेटियां बैठे, ये भी एक बेटी है, तस्नीम असलम साहबा हाईएस्ट फोरम तक गई, अपने फॉरेन ऑफिस में स्पोक्स पर्सन रही। हमारी पार्टी ने उन्हें अब्लाइज नहीं किया, वो किसी कॉन्ट्रैक्ट पे नहीं है। हमारी हुकूमत ने उन्हें कोई डेपुटेशन या आफ्टर रिटायरमेंट किसी किस्म की कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब नहीं है। वो कौम की एक बेटी जो रिटायर होकर अपनी जिंदगी गुजार रही है। ये थप्पड़ था जो एक कौम की बेटी ने इनके मुंह पे मारा था। इनकी वो गद्दारी जो चंद टकों के लिए टब्बर करता है, ये वो बयान दिया था कि नवाज शरीफ ने क्लियरली मना किया था हमें। ये उन्होंने बयान दिया था, किसी किस्म का भारत के खिलाफ बयान देने से मना किया था। उसके बाद जो उस वक्त के हमारे एम्बेसडर थे इंडिया में, उन्होंने भी ये बहुत दफा बयान दिए कि नवाज शरीफ ने मना किया था। और भाई हम तो झूठ बोलते हैं, ये ब्यूरोक्रेट क्यों झूठ बोलेंगे? ये किसी के एजेंडे पे आपके खिलाफ है? ये ब्यूरोक्रेट आपकी करतूतें क्यों बताते हैं? ये ब्यूरोक्रेट क्यों बताते हैं कि आप इनको किस तरीके से हरास करके इंडिया के खिलाफ बयान देने या इंडिया के खिलाफ स्टांस लेने से रोकते थे? ये आपकी आजकल की जाली मादरे मिल्लत, जो एक मुजरमा है मरियम सफदर साहबा, जो चीख के बोलती हैं, ये साड़ियों के तोहफे यही रिसीव करती थी इसी मोदी से, जिसने ढाका में जाके कहा कि हां हमने पाकिस्तान को 2 लाख किया। ये वही मोदी जिसने जीना हराम कर दिया मुसलमानों का इंडिया के अंदर। ये वही मोदी जिसने मुसलमानों का कत्लेआम किया गुजरात में। आपको कई दफा डिप्लोमेसी में कुछ चीजें करनी पड़ती हैं, मैं अग्री करता हूं, लेकिन आप उनको अपने माथे का झूमर नहीं बनाते। अगर कोई मजबूरी के कंगन पहनने पड़ते हैं तो उन्हें यहां नहीं सजाते, उन पर शर्म करते हैं। लेकिन आपके टब्बर को तो टके चाहिए थे, आपका शर्म से क्या लेना देना? यह है मोदी साहब का ट्वीट कि आई एम पर्सनली टच्ड बाय नवाज शरीफ साहब जेस्चर ऑफ वेलकमिंग मी एट लाहौर एयरपोर्ट एंड कमिंग टू द एयरपोर्ट व्हेन आई लेफ्ट। क्या करना चाहता था मोदी? मोदी दुनिया को दिखाना चाहता था मैं पाकिस्तान से मिलना चाहता हूं, पाकिस्तान मुझसे इंगेज नहीं होना चाहता। हम पाकिस्तान से मिलना चाहते हैं, पाकिस्तान का नवाज शरीफ भी मिलना चाहता है। वो तो मुझे बगैर वीजे बुला लेता है, मुझे एयरपोर्ट पे भी रिसीव करने आता है। नवाज शरीफ साहब क्या बताएंगे, जब मोदी आया था तो आपको एक जगह से फोन जाता रहा पूछने के लिए कि कितने बजे पहुंचना है, और आपने जवाब नहीं दिया। क्या आपको पता है इस बात का कि आप कौम को जवाब देंगे कि आपने अपने दिफाई अदारों के किसी ऑफिसर को एक्सेस नहीं दी उन मीटिंग्स में?
क्या ये प्रोटोकॉल का हिस्सा नहीं है? क्या पेंटागन में ऐसे होता है? क्या दुनिया पूरी में ऐसे होता है कि जो दफा से रिलेटेड, मैं आपको सीधी सी बात कहता हूं, आप में से कोई शख्स इंटरव्यू लेने जाए प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का, उसमें मैं इन्वॉल्व ना हूं या शिबली भाई इन्वॉल्व ना हो, मेरे सीनियर हैं, तो हमें बुरा लगता है कि हमारी बीट, आपकी बीट की खबर मैं दे दूं, आप शोर मचा देते हैं कि गिल साहब ये हमारी बीट है, आप दूसरे को कैसे दे सकते हैं? आप दफाई अदारों को नजरअंदाज कैसे कर सकते हैं मोदी को मिलते हुए? अपने घर में आप घंटों की 1-on-1 टॉक कर रहे हैं ना, उससे पहले आप दफाई अदारों को, जो हमारी सालमियत के जिम्मेदार हैं, जिनके 22-22, 21-21 साल के बच्चे, जिनको भी माओ ने आंखें भर के नहीं देखा, वो रोज जाकर सरहदों पे शहीद हो रहे हैं। वो इसलिए शहीद हो रहे हैं कि आप टके कमाएं जंदाल से। ये है वो पग। शायद आप में से कुछ लोग देहात के ना हो, शायद आप लोग कुछ देहात के ना हो तो उन्हें ना पता हो पग क्या होती है। नवाज शरीफ अमृतसर से, इसे पता है पग क्या होती है। पग आप अपने सर पे अपनी बेटी की शादी पे उसकी पहनते हैं जो सबसे गैरतमंद और आपके साथ कटने मरने को तैयार होता है, जिसकी आपकी और जिसकी इज्जत साझी होती है। वो चौधरी आपको पग भेजता है तो आप उसकी पग पहनते हैं। ये चौधरियों का खासा है और नवाज शरीफ ने यह पैगाम भेजा था। ये मोदी दी भेजी हुई पग जो ये गद्दार पाएगा सिर से, ते ये पैगाम देगा कि मेरी तेरी इज्जत वंडी हुई है, मैं तेरी इज्जत नहीं मरांगा तो तू मेरी इज्जत नहीं मरेगा। आज आप हमें बताते हैं कि हमारे दिफाई अदारे ठीक नहीं है और पैगाम आप ये लाल रंग की पगें पहन के ये देते थे। मैं इंडिया गया था, मुझे आज तक याद है, मेरे साथ एक 62 साल के प्रोफेसर थे। वो आगरा जाना चाहते थे क्योंकि उनका ख्याल था कि शायद वो दोबारा इंडिया ना आ सके अपनी जिंदगी में। और आगरा हमारे बड़े बूढ़ों ने बनाया हुआ है, हमारे मुसलमान हुक्मरान ने बनाया था, इन्होंने प्योर ही जगीर नहीं है। तो देखना हमारा हक था, लेकिन हम नहीं जा सके थे क्योंकि हमारे पास सिर्फ दिल्ली का वीजा था। तब मैं एक प्रोफेसर था, प्रोफेसर से तो किसी को डर नहीं था, मैंने कोई सियासत नहीं करनी थी, कुछ और नहीं कर। हम 4 प्रोफेसर से नहीं जाने दिया। ए तो मामा लगता सी जिन्होंने मरी लैके गए थे, और उस तो बाद ट्वीट कर दी थी तो मरियम बीबी कि हमारे पर्सनल रिलेशनशिप है। और बीबी 10 की पर्सनल रिलेशनशिप ने तेरे नाल, सिर्फ धंधा है आप लोगों का, टके कमाते हैं आप लोग। ये तारुल कादरी साहब ने अपनी एक स्पीच में पूरा आपका कच्चा चिट्ठा खोला था। क्या आपने उन्हें किसी अदालत में लेके गए? आपने डिनाई किया किसी इल्जाम का? यह है जंदाल साहब जो अपना बूथा निकाल के आपके कॉरिडोर में तस्वीरें पेश कर रहे हैं आपके घर में। आपको बर्थडे विश करने का उन्हें एक्सेस है। पाकिस्तानी बिजनेसमैन को एक्सेस है बर्थडे विश करने का आपको, मोदी को? क्या मोदी किसी से मिलता है, किसी पाकिस्तानी बिजनेसमैन से? तो जनाबे वाला, बात सिंपल मेरी एक है, जवाब आपको देने पड़ने हैं। अगर आपकी प्रॉपर्टीज निकल आई हैं तो फौज के ऊपर अपना गंद मत फेंकें, हमारे दवाई अदारों पर अपना गंद मत फेंकें। इस कमरे में बैठा हर शख्स भी ये जानता है कि हमारी फौज हमारे अमन की जमानत है। हम रात को सोते, होगी कोई कोताहियां हुई हैं हमसे, बिल्कुल जमहूरी दौर में कोताहियां हुई हैं। मैं खुद जमहूरियत के अंदर आज हूं, मुझे पता है हमारी, अगर आज कोई फेलियर है हमारी गवर्नमेंट का, वो हमारा है। अगर कोई सक्सेस है वो हमारी है। हमारी फौज हमें कहीं काम करने से नहीं रोकती। अगर हमारी कोई कुताही है तो आपकी तरह अपनी फौज पर नहीं डालेंगे कल को। अगर आज हम आवाम को किसी चीज पे कम डिलीवर कर सके हैं तो हमारी कुताही है, हमारी फौज की वजह से नहीं हम डिलीवर कम कर सके। तो अगर ये फौज इमरान खान के साथ मिलके पूरी दुनिया में मिसाल कायम कर सकती है, जिस तरह कोरोना को एनसीओसी में असद उमर की सरबराही में वो जो कमेटी प्राइम मिनिस्टर ने बनाई, दिन रात प्राइम मिनिस्टर ने एक एक मिनट का अपडेट लिया, हमारी फौज शाना बिशाना खड़ी हुई। इस फौज की कोऑर्डिनेशन के साथ हमने दुनिया में अल्लाह के हुक्म के साथ, वो मैंने पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा, वो मिसाल कायम की कि कहीं नहीं है, पूरी दुनिया के मुसलमान मुल्कों में मस्जिदें बंद हुई। अल्लाह के फजल से सीना ठोक के फख्र से कहता हूं, ये मेरी कौम और अल्लाह की रहमत है कि हमारे यहां 1 घंटे के लिए मस्जिदें बंद नहीं हुई। तो ये क्या फौज की वजह से नहीं हुआ?
टिड्डी दिल आता है, हमारी फौज हमारे साथ मिलके जितना खतरा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे 25% भी नुकसान नहीं होता। स्प्रे तक कर रहे हैं हमारे जवान। सैलाब आता है, अब तो फौज याद आती है। जब आपने लंबे बूट पहन के जाके वहां तस्वीरें खिंचवानी होती हैं सिंध या चनाब या झेलम के सैलाब पे, तो कौन होता है वहां पर कश्तियों पे लोगों को निकालने वाला? वो जिन कश्तियों में जाके बैठते हैं वो किसकी होती हैं कश्तियां? आपने अब लिया एनडीएमए के थ्रू, आपको चंद कश्तियां आई चंद साल पहले। उससे पहले किसकी कश्तियों में बैठ के आप तस्वीरें खिंचवाते थे? बात बड़ी सिंपल है। आप एक गंदे इंसान हैं, आप शुरू से झूठ बोलते हैं। आपने झूठ बोला कि मैं जद्दा गया, मैंने एग्रीमेंट नहीं किया। बाद में एग्रीमेंट निकला, आपने कहा 5 साल का किया। प्रिंस हरेरी आए, उन्होंने दिखाया 10 साल का किया। आपने जो अपोजिशन का इत्तेहाद बना जिसमें इमरान खान भी थे, वादा किया इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, अकेले जाके इलेक्शन लड़ लिया क्योंकि आपको बाइट से एक फोन आ गया था। आप सबकी पीठ में छुरा घोंपते हैं, लेकिन एक चीज आप लोगों को आती है, आप लोगों को असल में एक काम करना चाहिए था। यकीन कीजिए इससे पैसा भी ज्यादा कमा लेते। आपको एक्टिंग करनी चाहिए थी, आप इससे पैसा ज्यादा कमाते। मैं आप सबके सामने एक बात कन्फेस करता हूं और खुदा की कसम ये स्टेटमेंट देने के लिए नहीं कर रहा। 2008 में जब नवाज शरीफ ने आके झूठ बोला था, मुझे भी लगा था ये सच बोल रहा है। ये हालांकि मैं उसे पसंद नहीं करता, लेकिन मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के आपके सामने कह रहा हूं, मुझे भी लगा था ये सच बोल रहा है, अब ये मोमिन हो गया, अब ये बेहतर हो जाएगा। लेकिन वही करतूतें सारी की। आज जो नवाज शरीफ को बहुत ज्यादा डेमोक्रेसी का चैंपियन बनना याद आ गया है, ये तब भी याद आया था। ये जब फंसता है तब डेमोक्रेसी का चैंपियन बनता है, जब फंसता है अपने अदारों के ऊपर हमला करता है, जब फंसता है इसको लगता है कि अब मैंने अपने अदारों पे हमला करना है। चंद चीजें आपके सामने और रख लूं क्विकली, लंबी हो रही है बात। जनरल जहांगीर करामत साहब के साथ किससे ये कहते हैं कि मैंने एटॉमिक धमाके किए। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ऑन रिकॉर्ड हैं कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था, मैं रिपीट नहीं करूंगा। जावेद चौधरी के साथ उनका इंटरव्यू सुन लीजिए कि कितनी मुश्किल से इनसे धमाके करवाए थे। धमाके करने के चंद दिन बाद जनरल जहांगीर करामत से इन्होंने रिजाइन ले लिया। अक्टूबर 1999 में इंदर कुमार गुजराल ने बताया कि इन्होंने उन्हें कौन सी लिस्टें दी। 1999 में 2 इंडियन एयरक्राफ्ट ने पाकिस्तानी हदूद में हमारे नेवी के 16 जवानों को शहीद किया। ये मम रहा, शश रहा, चुप रहा, नहीं बोला। ये 12 अक्टूबर को पाकिस्तान के आर्मी चीफ अच्छे थे, बुरे थे, मुशर्रफ साहब से मसले थे, क्या थे, ठीक कर रहे थे, गलत कर रहे थे। हमारा मर्द या औरत, हमारा पाकिस्तानी अच्छा होगा बुरा होगा, सजाए मौत भी देनी होगी, अपनी सरजमीन पे देंगे। कोई जुर्म भी होगा अपनी सरजमीन पे। ये उनको बताते हैं कि नवाब शाह जहाज ना उतारे, इंडिया से रिफ्यूलिंग कर लें। पाकिस्तान के सिटिंग आर्मी चीफ को वहां पे बेचते हैं। और बुज़दिल आप इतने हो कि यहां पे करो ना उन्हें। अगर आपने सैक करना है, रिमूव करना है, यहां करो। वोट किस लिए लिया था? आज तो बड़े लीडर बनते हैं आप, और आप ये कहते हैं कि मेरे से रिजाइन मांगा गया था। देखिए, आपको जब जब गुस्सा आता है, डॉन लीक्स पे आपको गुस्सा आया, आपने परवेज रशीद को फारिग कर दिया। फिर आपको गुस्सा आया, आपने किसी और को फारिग कर दिया। हुकूमत में आपको गुस्सा आता है, अपने लोगों को फारिग करते हैं। अपोजिशन में गुस्सा आता है तो आप पब्लिक को कहते हैं कि फौज के खिलाफ खड़े हो जाएं। आप मुझे ये बताइए, अपने बच्चों को क्यों नहीं लाते? खुद क्यों नहीं आप तशरीफ लाते? बहरहाल ये लंबी, इनकी करतूतें लंबी हैं। अब वक्त ज्यादा हो जाना है, इसलिए मैं इतनी लंबी बातों में नहीं जाता। आखिरी बात सिर्फ मैं ये करूंगा कि आप भले जिंदाल को मरी लेके गए, आपकी तस्वीरें मैंने दिखाई, आपका इंडिया से क्या रिलेशनशिप है, रखें। आपने टके कमाने से बिल्कुल रखिए। आप सऊदी अरब में भी जरूर बताइए कि आपके खिलाफ क्या कार्रवाई शुरू हुई थी, उसका भी जवाब दें। जब आपने इजराइल के साथ को बिजनेस डील की थी, वहां वो क्या कार्रवाई थी आपकी फैमिली के खिलाफ। आपने सिर्फ एक बात का जवाब देना है जो हम आपसे मांग रहे हैं, सिर्फ एक बात का जवाब। एक बात का जवाब, जो दिल आता है करें। पैसा आपका पकड़ा गया है, जवाब आपको देना पड़ना है। आप अल्ताफ हुसैन बने, अल्ताफ हुसैन बनने की कोशिश करें। पिछले मंगल वाले दिन जिस एम्बेसी में लंदन में जाके आपने मुलाकातें की हैं, जितने बजे की हैं, हमें सब पता है। हमने धोती आपकी उठा दी तो मसला बन जाना है। ना करें, पाकिस्तान को इस तरह बेइज्जत ना करें। आखिरी पैगाम,
इमरान खान मर्द का बच्चा है, 22 साल आपका मुकाबला किया, उसकी बीवी पे जाली केस बनाए, शौकत खानम पे गलीज आदमी ने केस बनाया था, शौकत खानम की दीवार के ऊपर गंद फेंका था, एक मुअज़्ज़ज़ अदालत ने उस हनीफ अब्बासी के मुंह पे थप्पड़ लगाकर वो गंद धोया उस दीवार से। आपने बड़ा कुछ किया इमरान खान के साथ। आज आपको इमरान खान के नुमाइंदे के तौर पर एक पैगाम देना चाहता हूं। इमरान खान मर्द का बच्चा खड़ा है, आपका मुकाबला करेगा। अगर आप मर्द के बच्चे हैं तो हमसे मुकाबला करें, हमसे सीधा हम में बजे आगे, हमारी अफवाज पे हमले ना करें। हम खड़े हैं ना आपके सामने, पॉलिटिक्स करनी हमारे साथ करें। मैं स्क्रीन में देख के बात कर रहा हूं, हमारी पूरी पार्टी खड़ी है। हमें कहें आपने जो कहना, आप हमें सिलेक्टेड कहते हैं, कहें जवाब देंगे उसका आपको। आप हमें करप्ट कहते हैं, कहें हम आपको जवाब देंगे उसका, आपकी करप्शन भी बताएंगे। उन जवानों का कफन बीच में मत लेके आए जो रोज वहां शहादत देते हैं। इंडिया का एजेंडा पूरा मत करें जो हमारी फौज के बारे में वो कहती है। पूरी वेस्ट में मैं अमेरिका में पढ़ाता था, इंडिया दिन रात ये एफर्ट करता है वेस्ट में ये पेंट करने के लिए। अमेरिका की हर यूनिवर्सिटी में वो ये माइंडसेट प्रिवेल करने की कोशिश करते हैं, वहां पे जाके लोगों को ब्रेन वॉश करने की, कि पाकिस्तान की जो आर्मी है वो किसी के नीचे नहीं है। हमें तो आर्मी से कहीं मसला हमारे प्राइम मिनिस्टर को नजर नहीं आता। हमें तो लगता है, मैं तो खुदा की कसम खा के कहता हूं, मुझे तो ऐसे लगता है कि मेरा ही एक और डिपार्टमेंट है मेरी हुकूमत का, जहां हमें हेल्प होती है वहां वो हमारे साथ खड़े होते हैं। मुझे तो लगता है हम सब प्राइम मिनिस्टर, जो भी मुल्क का प्राइम मिनिस्टर होता है, जो भी हेड ऑफ स्टेट होता है, सारे इदारे उसके बच्चों की तरह होते हैं, सारे उसका हुक्म मानते हैं और अपने मुल्क के लिए आगे चलते हैं। अगर हम अपनी फौज के साथ मिलकर काम कर सकते हैं, अगर हम मिलके पाकिस्तान की कौम की खिदमत भी कर सकते हैं, और कोविड जैसी भले बात हो, सैलाब के इश्यूज हो, भले टिड्डी दिल हो, ये तमाम चीजें हम लोग इकट्ठे कर सकते हैं। तो आपको क्या मौत पड़ी थी, टके कहीं और से कमा लेते। तो बुनियादी तौर पे आपको वाज़ेह मैसेज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में देना चाहता हूं कि सियासत करें, गंद मत करें, वहां से बैठ के सियासी बयान दें, क्योंकि आप जब बयान देते हैं बड़े सारे लोगों को मसला होता है। हमारे बड़े सारे उन दोस्तों को मसला होता है जो 6 से रात 10 बजे तक, 12 बजे तक कहते थे कि आपने सुबह मर जाना है अगर ना जाने दिया, वो भी अंदर शर्मिंदगी महसूस करते हैं। जब हमने कहा इनसे 7 अरब रुपए का बॉन्ड ले, हमारी बात नहीं मानी गई। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग आपके धोखे में आ गए थे दोबारा, उनको लगा था आप सच बोल रहे हैं। मैं आज कौम को एक बात बताता हूं कि नवाज शरीफ साहब को अल्लाह ने तौफीक नहीं दी सच बोलने की। वो एक ही सूरत सच बोल सकते हैं, अगर वो कुछ ना बोलें तो। वो जब बोलेंगे झूठ बोलेंगे। बहुत शुक्रिया। फरमाइएगा कि आपने अभी शहबाज शरीफ साहब का एफिडेविट जो है वो यहाँ पे दिखाया, शायद वो आपने उसका गौर से नहीं पड़ा था कि आपको जल्दी जो टीवी आना हो रहा था, धनिया साहब को आप जल्दी जो आना चाह रहे थे लंदन, उसमें तो वादे तौर पर लिखा है कि आर व्हेन डॉक्टर डिक्लेयर्ड हेल्थी। जी बिल्कुल, बिल्कुल वो एफिडेविट हमारे सामने पेश नहीं हुआ था, आपने शायद गौर से उस एफिडेविट का एड्रेस करनामा नहीं पड़ा। वो दिखाया तो इसलिए कि ये देखे गए, वो अदालत आलिया में दिया गया, जहां पे आपसे भी पर जलते हैं, मेरे भी जलते हैं, तो मेरे से उस पे फ्लाइट करवाएं जहां पे मेरे पर नहीं जलते। तो वो अदालत ने फैसला करना था, लेकिन हाथ जोड़ के पूरे अदब के साथ मैं ये कहूंगा कि इन चोरों से आपको 7 अरब लेना चाहिए था। काश आप हमारी बात मान जाते। नवाज शरीफ पर आए हुए कि उस वक्त आर्थिक शिल्पों से रिजाइन किया और यही सारी बातें दोहराई गई, गिरफ्तारी, हिंदुस्तान के ताल्लुकात नहीं हो, लेकिन 2013 में मुकम्मल गॉड ऑफ ऑर्डर देकर उसे इन किया गया। इस वक्त पर फिर नवाज शरीफ बाय प्रायोरिटी जो बात की, DGIS के हवाले से उन्होंने बात की, बहुत खतरनाक बात है। क्रूज के जो इस्तीफा मांगने वाली बात जो उन्होंने अपने हवाले से की कि मुझसे इस्तीफा मांगा, उसमें से सिर्फ DGIS। इस वक्त ये दोबारा फिर ये ब्लेम गेम, हिंदुस्तान गद्दारी ब्लेम गेम भी होगी कि हुकूमत कोई कंक्रीट एफर्ट करेगी मुस्तकिल तौर पे ये वाला चैप्टर हमेशा के लिए क्लोज करने। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। देखिए, अगर आप मेरे खिलाफ गद्दारी की बातें करें, आपके खिलाफ मैं करूं, कोई और करे, नामुनासिब बात होती किसी को गद्दार कहना, किसी के मजहब पे बात करना। लेकिन अगर मैं खुद करूं, फिर आप क्या करेंगे? अगर मैं चीख के कहूं कोई बात, नवाज शरीफ तो पिछला पूरा हफ्ता चीख के कहते रहे। उन्होंने तो अपनी फौज को, अपने इदारों को, अपने मुल्क की इज्जत को जिस तरह वहां बैठ के पामाल किया, सिर्फ किस लिए? अपने पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए। आपको इस बात का पता है, आपने अपने घरों में अपने बुजुर्गों को देखा होगा
کہ کئی دفعہ وہ سچ بولنا چاہتے ہیں لیکن خاندانی مشکلات ہوتی ہیں, وہ کہتے ہیں چلو کسی کا گھر بچ جائے, کسی کی محلے میں عزت بچ جائے, وہ ضبط کر جاتے ہیں. نواز شریف اگر بڑے پن کا مظاہرہ کرتے خود تو باہر چلے گئے, بھائی ان کے نے خود واپس لے کے ضمانت اندر گئے, ہم نے تو نہیں کینسل کرائی, یہی عدالتیں جہاں سے انہیں ریلیف ملتا ہے, تو یہ ضبط کر جاتے. اتنی کیا آپ کو اتنی کیا جلدی آئی ہوئی ہے, مسئلہ کیا آپ کا؟ تو وہ تو خود اپنے آپ کو غدار کہہ رہے ہیں, وہ تو خود وہ باتیں کر رہے ہیں. میں سمپل سی بات کہتا ہوں, ہم جب کسی کو مسلمان کہتے ہیں تو کیوں کہتے ہیں؟ اس کو بولنا پڑتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اگر میں یہ نہ پڑھوں تو میں مسلمان نہیں ہوں, مجھے پڑھنا پڑے گا نا. الفاظ کی قیمت ہوتی ہے, الفاظ کی حیثیت ہوتی ہے. یہ نہ کہیں وہ الفاظ, نہ کہتے تو شکوک و شبہات ہوتے. میں یہ الزام لگاتا, یہ دکھاتا, آپ 60% مانتے, 40% نہ مانتے. اب تو یہ ساری باتیں اکٹھی ہو کر جب سامنے آ رہی ہیں, ان کے الفاظ بھی آ رہے ہیں, تو بڑی کلیئر بات ہے کہ ہمیں یہ سوچنا پڑے گا. میں نے آج جو پریس کانفرنس کی, بہت زیادہ پولیٹیکل ان کے اوپر میں نے اٹیک نہیں کیا کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے کیا کیا, میں نے کوئی منی لانڈرنگ کی باتیں نہیں کی. میں نے وہ بات کی جو مجھے ایز اے پاکستانی تکلیف ہوئی ہے. اور یقین کریں, میں دوبارہ, آپ سب کو پتا ہے پنجاب میں میرا آپ کے ساتھ رہا ہے, ان کے 8 لوگوں نے مجھے فون کر کے کہا ہے کہ ہم آپ کی پارٹی میں تو نہیں آ سکتے, ہم آئینی طور پر وہاں سے ہم نے الیکشن لڑا ہوا ہے, لیکن ہمیں یہ بھی سمجھ نہیں آتی کہ ہم ہلکے میں کیسے جائیں جو باتیں انہوں نے کر دی ہیں. تو کم از کم یہ اپنی پارٹی کے لوگوں پر, اپنے ووٹر پہ ہی رحم کرتے. جی سر. جب عمران خان کے پاس اقتدار نہیں کہا تو یہی عمران خان انڈیا کے چینل میں بیٹھ کر افواج پاکستان کے خلاف باتیں کیا کرتا تھا کہ فوج کی مداخلت کے بغیر کوئی اقتدار میں نہیں آتا. آج اقتدار عمران خان کے پاس ہے, نواز شریف باہر بیٹھ کر وہی باتیں فوج کے خلاف کر رہے ہیں. کیا گارنٹی ہے کہ کل کو عمران خان کو اقتدار سے ہٹا دیا جائے گا اور فوج کے خلاف؟ یہاں پر 2 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. آپ نے جو بات کی, عمران خان کے یہ والے کام نہیں ہیں کہیں بھی جو آپ کے سامنے ہے, پہلی بات. دوسری بات, جی نہیں, وہ تو سب کے ساتھ ملاقات کرتے, اوپن کرتے ہیں, چھپ کے تو نہیں کرتے, ویزے کے بغیر تو نہیں کرتے. نہیں تو بالکل کی ہے, وہ تو گئے تھے, وزٹ کرنے گئے تھے تو ملے تھے, پورا وقت گیا تھا یہاں سے. تو بات یہ ہے کہ پرائم منسٹر نے کبھی اپنی آرمی کے خلاف یا آرمی کے بارے میں کوئی بھی ڈیفنس ریلیٹڈ ہماری بات, میں نے کروز میزائل بنایا تھا, ہم نے ریورس انجینئرنگ کی تھی, او بھائی کو شرم کرو. کل کو ہو سکتا ہے ہم کسی اور ملک کو, ہم نے اس کی ڈیل کرنی ہو, بیچنا ہو, ہمارے پہ کاپی رائٹس آ جائیں گے, آپ نے تو ہماری ریورس انجینئرنگ کی ہوئی ہے. آپ پاگل ہو گئے ہیں, آپ ملکی سارے راز جو ہیں وہ میڈیا پہ جا کے دے رہے ہیں. اگر پرائم منسٹر نے یہ کہا, میرے پرائم منسٹر نے یہ کہا کہ ماضی میں فوج یہ کرتی رہی ہے, میں بھی کہہ رہا ہوں ماضی میں فوج کا رول رہا ہے, ہر ملک میں ہوتا ہے, کہیں ایکسیس ہو جاتا ہے. ہم اپنے گھر میں بیٹھ کے بات کریں گے اگر کوئی ہے. کیا آج ہے؟ کیا ہم کہتے, ہم نے تو نہیں کہا 2013 کا الیکشن فوج نے ان کو جتایا تھا, ہم تو نہیں کہہ رہے, ہم نے یہ تو نہیں کہا فوج ملی ہوئی تھی, انہوں نے داخلی کی تھی, یہ یہاں بیوروکریسی کے ساتھ مل کے. انڈیویجول ہو سکتا ہے, انڈیویجول ہو سکتا ہے, انڈیویجول کسی پہ بات ہو سکتی ہے, یہ انسٹیٹیوشن پہ بات کرتے ہیں. اگلا سوال. اچھا یہ بتائیے گا شہباز صاحب کہ 126 دن کا دھرنا دیا گیا تھا خان صاحب کی طرف سے, اب اپوزیشن جو ہے وہ لانگ مارچ بھی کرنے جا رہی ہے, جلسے جلوس بھی کرنے جا رہی ہے, تو کیا ان کو مکمل آزادی ہوگی یا پکڑ دکڑ ہوگی؟ دیکھیے, قانون کے مطابق میں 2 رائے دوں گا آپ کو. قانون کے مطابق ان کا یہ حق ہے کہ وہ جلسہ جلوس کریں, جو ان کا قانونی حق ہے وہ ان کو ملنا چاہیے اور ملے گا. میری پوری بات سنیے, جو بھی ان کا قانونی حق ہے جو ہم استعمال کرتے رہے انہیں بھی ملے گا, لیکن تھوڑا سا ہماری عدالتوں کو اور دوسرے لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ ایسے مجرم جو ضمانتوں پہ ہوں یا مفرور ہوں, کیا انہوں نے جلسوں میں, وہ تو پھر آزاد ہے نا, جو ایک بندہ پہلے ہی مجرم ہے تو کچھ بھی بول دے گا. تو اگر آپ کچھ بھی بولنے دیں گے, اس طرح کی فریڈم آف سپیچ پہ جائیں گے, تو پھر تو ویسٹ جو فریڈم آف سپیچ مانگتا ہے ساری, وہ بھی آپ کو دینی پڑے گی اور ماننی پڑے گی. تو یہ بہت ہی ڈیلیکیٹ سچویشن ہے ایسے لوگوں کے لیے جو مفرور ہیں یا ضمانتوں پہ ہیں. ان کے جو دوسرے لیڈران ہیں ان کے بارے میں تو قانون بڑا واضح, ان کا حق ہے جلسہ کریں, جلوس کریں, توڑ پھوڑ نہ کریں, عوام کو نقصان نہ پہنچائیں, امن و اما کے ساتھ جو مرضی کریں, ان کا حق ہے, ایک جمہوری ملک ہے.
جی سر یہ بتائیے کہ آپ نے وہ جو کچھ جنرل کے خلاف بات کرنے پر معاشی کی مطالعے کا ایک واقعہ آتا ہے، لیکن جب جنرل آصم باجوہ کی بات آتی ہے تو اس وقت پی ٹی آئی کی حکومت پی ڈی پی کیوں نظر آتی ہے، کیوں اس کے خلاف ابھی تک کوئی انکوائری شروع نہیں کی گئی؟ میں اس کے جواب دوں. دیکھیے جنرل عاصم صاحب نے جو بھی ان پہ انہوں نے الزام لگائے انہوں نے اس کا ایک ریٹن جواب دیا. یہ نہیں کہا حضور یہ ہیں وہ ذرائع کدھر ہیں کدھر نہیں لبے کدھر گئے نے وہ اجے تک لب رہے ہیں کہ وہ اسپیکر صاحب نے کی دیتا سی. آپ کے ہاتھ میں ہے. آپ کو لگتا ہے میں تو اپنے خلاف کیس نہیں کروں گا، مجھے تو نہیں لگے گا میں برا ہوں، مجھے تو لگے گا میں ٹھیک ہوں. آپ کو لگتا ہم برے ہیں، آپ اٹھا کے نیب چلے جائیں اوپر ایک اپلیکیشن ڈال کے عدالت میں چلے جائیں. وہ کیونکہ انہوں نے ٹویٹ کر دیا میڈیا کو دے دیا، وہ ان کا ریٹن سٹیٹمنٹ ہے، اس سے وہ واپس نہیں جا سکتے. ان والی کاروائی نہیں کی، دکانداری نہیں کی. حضور یہ ہیں وہ ذرائع، وہ امین حفیظ صاحب وہ ذرائع لبتے پھر رہے ہیں کدھر گئے ہیں. امین شہباز گل بھی کوئی امین حفیظ اکیلا نہیں، وہ ہم سارے ذرائع ڈھونڈتے پھر رہے ہیں، ذرائع نہیں لبتے. تو یہ دو باتوں کو دیکھیے. پاکستان میں ایک کام بڑی باریکی سے کچھ باریک استاد ہوتے ہیں، ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے یہ شو کرنا ہوتا ہے کہ ایسے سارے ایکو جے نے، اسی کلے نہیں خراب ایسے سارے نے جناب، جدوں ہوئے گا حساب اسی ویکھ لیں گے. ان کا یہ نعرہ ہے کہ سارے ایک جیسے. انہوں نے کبھی یہ نہیں کہنا میں صاف ہوں، انہوں نے کہنا سارے ہی ایسے ہیں. تو یہ وہ اسٹریٹجی ہے، یہ وہ ٹیکٹک ہے کہ بجائے آپ کے آپ اپنی بات کریں، اگلا آپ سے پوچھے کہ یہ آپ کی مرغی نے 10 انڈے کیسے دے دیے ایک دن میں، تو وہ کہتے ہیں آپ کی مرغی بھی تو فلاں مرغے کے ساتھ باتیں کرتی ہے. تو مرغی خانوں کے بغیر انڈا دے دیتی ہے. آج کی مرغی اچھا پنجاب پولیس اس پہ جواب دے گی. ان کو جواب دینا لائک وہ دیتے ہوں گے، ریگولرلی دیں گے. لیکن نہیں، میرا نہیں خیال پیمرانی کو عابد منی رانا ثناء اللہ صاحب بہت کچھ کہتے ہیں. رانا ثناء اللہ کی تو بات ان کی اپنی پارٹی نہیں بہت دفعہ مانتی، کیونکہ وہ صبح میں کچھ اور کہتے ہیں، شام میں کچھ اور کہتے ہیں، دوپہر. تو ٹائم نوٹ کیا کریں وہ کب کیا کہہ رہے ہیں. جی سر سارے آخر میں امین کا ہے امینہ جی. بہت اچھا سوال کیا. میں آپ ہی سے توقع کر رہا تھا یہ سوال کا، کیونکہ آپ اچھے سوال کرتے ہیں. میں جب پنجاب میں تھا تو نون لیگ کے 32 ایم پی اے میرے ساتھ کانٹیکٹ میں تھے. میری ان سے ملاقات بھی ہوئی تھی، لیکن واضح بتا دیا تھا انہوں نے بھی اور ہم نے بھی ان کو کہ ہمارے لیڈر وہ کرتوت نہیں کریں گے جو 2008 میں انہوں نے کی تھی، جو انہوں نے پرویز الائی کا فارورڈ بلاگ بنا کے تو یہاں پر وزارت اعلیٰ کی تھی. لیکن مجھے ایک بات بتائیے، آپ سے سوال ہے، اگر آپ کو آپ کا چینل تنخواہ نہ دے، آپ میرے پاس آئیں کہ جی میرے 10 بندے ان کو تنخواہ نہیں دی، آپ یہ ایڈ کے پیسے دے رہے ہیں چینل کو، تو کیا میں آپ کی بات نہیں سنوں گا؟ میرے پہ فرض نہیں ہے آپ کی بات سننا. تو اگر نون لیگ کا ایم پی اے میرے پاس آتا ہے، یہ بات کہتا ہے کہ میں ڈسون کرتا ہوں یہ اپنی فوج کے خلاف بیان کو، اپنے ملک کے خلاف بیان کو، تو کیا ہم ان کی بات نہ سنیں؟ یا ان کے حلقے کا کوئی کام ہے، کوئی نالی ہے، سڑک ہے، ہسپتال ہے، وہ ممبر پارلیمنٹ ہے، کیا ہم ان کی بات نہ سنیں؟ یہ پیچھے سے تو لگتا ہے اتو نورا کشتی کر دینے، اندروں سارے فون کر کے اپنے اپنے کام دس دینے. جو کہتے ہیں نا کہ ہم بڑے ساتھ ہیں وہ بھی بتاتے ہیں، وہ آپ کو بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے آپ تو لائن ہو جائیں. جی امین حفیظ. اچھا انہیں بغیر انڈا اور وہ گل نہیں کرنی کوئی. ہاں صحیح ہے. نہیں بے شک جو تسی چاہ رہے ہو کرو، لیکن وہ انڈا مرغی کٹ کے. جی بتائیے، آپ نے ساری ماشاءاللہ اتنی خوبصورت جو بات کی، 3 دفعہ آپ نے پانی پیا، 3 دفعہ پیا. آپ کو میں نے پھر بھی نہیں دینا، آپ بلے گنتے رہیں. اتنا جوش سے آج آپ بولے ہیں کہ آپ کے اندر وہ اسٹوڈنٹ لائف والی بات آئی ہے. آپ فوج کے حق میں بولے، فوجی ادارہ ہمارا فرض ہے سب کا. ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم بھی فوج کے ساتھ ہیں. فوج ہمیں دفاع کر رہی ہے، پاکستان کو مضبوط کر رہی ہے، ہم فوج کے ساتھ ہیں. سوال یہ ہے، آپ نے نواز شریف صاحب کی لندن بیٹھی ہوئی تقریروں کو روکنے کے لیے کیمرہ کے تھرو ایک لیٹر دے دیا، زبان بندی کا، یہ تو آپ کر سکتے تھے، ہو گیا. آپ نواز شریف کی ہمیشہ کے لیے زبان بندی کے لیے سوشل میڈیا پہ جو وہ آپ بولیں گے، آپ اتنے ذہین ہیں،
सोशल मीडिया पे नवाज शरीफ को और उसकी जुबान को और फौजी इदारों के खिलाफ, पाकिस्तान की सलामती के इदारों के खिलाफ उसकी बातें ना पहुंचे थ्रू सोशल मीडिया, क्या एक्शन आप लेना चाहते हैं? अच्छा, दो चीजें आपको बता दूं। एक तो आप लाहौर से हैं और लाहौर ही के एक वकील हैं जिनकी वजह से ये सारा कुछ हुआ है, जिन्होंने अजहर सदीक साहब, जिन्होंने पैमरा से ये रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर लिया। हम अच्छा सुन ले बात, बिल्कुल पीटीआई के अगर किसी वकील को तकलीफ है तो वो जा सकता है, बंद कर देंगे, पीटीआई वाला किसी अदालत नहीं जा सकता। वो हर इदारे के बारे में ऐसी बातें होती, छोड़ दें। आप वो कहूंगे आप सवाल वो करते हैं जो कहा जाता है, तो ऐसे फिर आप गुस्सा कर जाएंगे, हमारे पे आप इल्जाम लगाते हैं, ऐसे नहीं, ऐसा। अच्छा, बात यह है कि अमीन हफीज साहब, एक हुकूमत नहीं गई, मेरा इरादा था जाने का आपके सामने, मैं तो आपसे छुपा नहीं रहा। मेरा पहले दिन मुझे ये खदशा था कि ये पाकिस्तान के इदारों पे हमला करेंगे। मैंने ट्वीट भी किया था, मुझे प्राइम मिनिस्टर ने मना कर दिया कि ये अदालतें जाने, पैमरा जाने, आपका काम नहीं है। और मैंने ये टेलीविजन पे आज नहीं, उसी दिन माना, उसी दिन बीपर देते हुए माना कि मुझे प्राइम मिनिस्टर ने मना किया कि आपका काम नहीं है, ये इदारे जाने, अदालतें जाने, उन्होंने फैसला करना है। आप अगर कल को आप भी तो जाते हैं उन्हीं अदालतों में, अजहर सदीक चले गए, आप भी जाते हैं, हमें आपकी किसी खबर के ऊपर तकलीफ होती है, हम जाते हैं, पैमरा आपको नोटिस देता है, आप अदालत चले जाते हैं, जी गलत दिया है, कई दफा अदालत कैंसिल कर देती है, हमारी बात नहीं मानती। ये आपके सामने एग्जाम्पल है कि 50 रुपए के ऊपर, वैसे वो मेरा ख्याल अदालत भी उस टाइम आ गई इनके चकमे में जो इन्होंने झूठ बोला, वरना 7 अरब, तो 50 रुपए के ऊपर ये बाहर गए। अदालत का फैसला है, हमारा फैसला नहीं 50 रुपए वाला, हम तो 7 अरब चाहते थे। रही बात सोशल मीडिया पे, हम इनका क्या इंतजाम करेंगे, वो अल्लाह के हुक्म से हमें इंतजाम करने की जरूरत नहीं होगी, वो इंतजाम पाकिस्तान की आवाम करेगी, जैसे उन्होंने अल्ताफ हुसैन का किया। वो भी बड़ा बोलता था। और एक बात और वाज़ेह है कि मेरे ही लीडर ने अल्ताफ हुसैन को इंडिया का एजेंट कहा था, और तब उस वक्त की जो एमक्यूएम थी वो नहीं मानती थी, तब उस वक्त का कुछ मीडिया भी नहीं मानता था कि जी ऐसे इल्जाम आप लगा रहे हैं। आज अल्लाह अल्लाह के सबने इमरान खान की वो बात की, और सबसे पहले उसकी भी इमरान खान के साथ ठनी थी। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। उनका कहना था कि नवाज शरीफ से हमें कोई सियासी खतरा नहीं, दुश्मन चाहते हैं पाकिस्तान के अस्करी इदारों को मुतनाज़ बनाकर मुल्क को कमजोर कर दिया जाए।